Okay, good evening. Welcome to the first lecture of atoms and molecules. तो इस चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उससे एसोसिएटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे और मेन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेन जो है इसमें है वो मोल कॉन्सेप्ट। हालांकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो मींस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इस चैप्टर को लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। देखो, पिछले चैप्टर्स में हमने केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी किया कि भाई मैटर जो है वो एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। फिर हम प्रॉपर्टीज पे आए कि सॉल्यूशंस होते हैं, तरह तरह के मिक्सचर्स होते हैं, सब्सटेंस होता है, ऐसे मैटर होता है जो एक तरह के मॉलिक्यूल्स का होता है, एक तरह के पार्टिकल का होता है, एक तरह के एटम का बना होता है। ऐसे भी मैटर होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करके जो है वो पर्टिकुलर मैटर रेडी होता है, जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो अब उसी एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखो, अब साइंस की रिसर्च की बात करें तो ऐसा नहीं है कि साइंस की रिसर्च जो है किसी एक कंट्री में ही हुई, या जितने एस्पेक्ट्स साइंस के बारे में हमने स्टडी किया तो वो सब एक जगह हुए, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में जो है कॉन्सेप्ट्स पे स्टडी हुआ, हाइपोथेसाइज हुआ, थ्योरी बनी, ये सारी चीजें हुई। तो इंडिया भी उसमें आ गए भाई। जितने भी साइंस है और साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस है, उसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन, इंडिया का भी रोल। तो ऐसे ही मींस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में कॉन्सेप्ट इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था। मींस अगर हम एंशिएंट थ्योरी या हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में हम ये जानते हैं कि मैटर को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। दैट इज कॉल्ड पदार्थ। ठीक है, हिंदी में जनरली हम पदार्थ बोलते हैं। तो महर्षि कानद ने ये कहा कि अगर हम इस पदार्थ को, मतलब हम डिवाइड करते जाएं, वी कीप ऑन डिवाइडिंग दिस, डिवाइड करते जाए, उसको ब्रेक करते जाए, तो वी विल गेट व्हाट? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट व्हाट? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, जिससे वो बना है। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी मैटर होता है, फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, वो पार्टिकल्स का बना होता है, यानी पार्टिकुलेट नेचर होता है मैटर का, पार्टिकल्स का बना होता है। और ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आयंस मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एक और दूसरी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पे वही चीज, अगर मैटर की हम बात करें तो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसी वजह से हम इसको इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं कि है क्या। तो महर्षि का मतलब वही मैं बता रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो बस मींस आउटसाइड इंडिया ही आया। इंडियंस जो कह सकते हैं कि फिलोसोफर्स और जो साइंटिस्ट जो रहे हैं पुराने जमाने में, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम डिवाइड करते जाएंगे पदार्थ को तो वी विल गेट व्हाट? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इन्होंने इसको क्या बोला? परमाणु। क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है, तो आज इसी को मीन्स ये जानते हैं कि इसी परमाणु को हम क्या जानते हैं? एज एन एटम। ठीक है क्या? ओके, और ये एटम जो नाम दिया था, किसने दिया था? जॉन डाल्टन।
दैट इज जॉन डाल्टन। ठीक है, तो ये महर्षि कानत ने बोला था। उसके साथ मीन्स अगर हम दूसरे फिलोसोफर की बात करें, दैट इज पकुद कत्ययम। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या बोला, महर्षि कानत ने ये बताया कि परमाणु होते हैं, यानी कि जो पदार्थ है वो परमाणु के बने हैं। ठीक है, यानी कि मैटर जो है वो एटम का बना है। ओके, और हम ये जानते हैं आज के डेट में कि ये एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को इंडिया में पगुदा कटेरियम ने बोला था कि ये जो परमाणु हैं ये कंबाइन करते हैं, मींस द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर exist in द कंबाइंड फॉर्म, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड फॉर्म बोलने का मतलब यही है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो चलो फिर अब स्टडी करते हैं, क्योंकि ये तो कुछ इंडियन हिस्ट्री थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़े, अब वही हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम मींस ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन सारी चीजों के बारे में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। ओके, सेकेंड लॉ आता है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन तीनों लॉज को हम एक साथ बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और मैटर, क्योंकि देखो मास के बिना मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मास इज व्हाट द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, what it says, mass can neither be created nor destroyed। यानी आप डिस्ट्रॉय मीन्स मास को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। ओके, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि जो मास है मैटर का वो कंजर्व रहेगा। इवन अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उसका जो मास होगा वो सेम रहेगा। और इसको जो है अगर आप बात करें कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और
मीन्स मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम ये कहेंगे कि इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया था? लेवोइजियर ने। किसने दिया था? लेवोइजियर। ठीक है, तो वही चीज कही जा रही। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रिएक्शन को एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखो यहां पे रिएक्शन हुआ, यहां पे कार्बन इन्वॉल्व हुआ और ऑक्सीजन इन्वॉल्व। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन से पहले इन दोनों का जो मास होगा, मान लो x ग्राम, तो इन दोनों से मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड रेडी हो रहा है, प्रोवाइडेड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीटली फिनिश हो गया। ये कंप्लीटली फिनिश का मतलब ये हो गया कि अब कोई कार्बन ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है, सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तो अगर इन दोनों का मास रिएक्टेंट्स का x ग्राम है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका भी मास कितना होगा? x ग्राम। पॉइंट समझ में आया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का मास मिला के 100 ग्राम आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 98 ग्राम, प्रोवाइडेड कंप्लीटली फिनिश हो चुका हो रिएक्शन। क्योंकि यहां पे अब अगर मान लो कंप्लीटली फिनिश नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज है और जो कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसी हिसाब से लोगे मास, यानी कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कही जा रही कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास जो होगा, अगर वो 100 ग्राम है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड मास विल आल्सो बी व्हाट? 100 ग्राम। 102, 103, 104, 200 नहीं होगा, क्योंकि अगर मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई मैटर जो है वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, तभी ये मास बढ़ रहा है। तो एडिशन कहां से हो जाएगा? अगर तुम 10 रुपए ही तुम्हारे पास है, तो ये बताओ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए, तो तुम 10 ही रुपए को तो खर्च कर सकते हो। अब 10 रुपए है तुम्हारे पास, तो तुम 20 रुपए तो नहीं खर्च कर सकते ना। वही चीज है। तो मान लीजिए अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन मिला के 100 ग्राम लिया रिएक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली जब दोनों कंज्यूम हो जाएंगे प्रॉपरली, तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट विल बी ऑफ द सेम मास। ना उसका मास कम होगा ना ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ओके, और यहां पे आपने लिया, यानी ये रिएक्शन करवा रहे हैं आप, तो आपने जो है दो रिएक्टेंट्स लिए, वन इज सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये एकदम पैक्ड है। ठीक है, और इसमें जो है एक टेस्ट ट्यूब में हमने रखा हुआ है ऐसे करो, this is sodium sulfate and this one is barium chloride, this one is barium chloride। ठीक है, अब यहां पे, अब ये एक स्ट्रिंग से लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपने स्ट्रिंग को खींचा तो ये टेस्ट ट्यूब से ये जो सोडियम सल्फेट है ये अब इसमें मिक्स हुआ, ठीक है, और रिएक्शन। लेकिन ये सब करने से पहले मींस आपने इसको क्या कर लिया? वे कर लिया, यानी इस टेस्ट ट्यूब को खींचने से पहले इसको वे कर लिया। अब जब आपने वे किया तो कोई 1 ग्राम आया,
ठीक है, मान लो x ग्राम। अब रिएक्शन होने के बाद अब आपको मालूम है कि जब रिएक्शन होगा तो यहां पे क्या रिएक्ट कर रहा है, दैट इज बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दैट इज सोडियम सल्फेट। So this one is barium chloride और ये है सोडियम सल्फेट। अब जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब खींचा तो ये जो सोडियम सल्फेट है ये बेरियम क्लोराइड में मिल गया। तो अब जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट में इस जगह पे यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड। और आप ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या मिला, दैट इज बेरियम सल्फेट। ओके, दैट इज BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसको फिर वे करोगे, यानी जब रिएक्शन हो गया, अब देखो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया और बन के क्या रेडी हो गया प्रोडक्ट साइड में, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब आप इसको वे करोगे तो अगर ये x ग्राम है सो यू विल फाइंड x ग्राम ओवर हियर। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है कि बेरियम सल्फेट नया प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट नया बना है, ये तो बात है। द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, सोडियम क्लोराइड एंड द बेरियम सल्फेट। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट जो है उन्हीं एटम से मिलके बने हैं जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से हमें जो है मींस मिले हैं। उन्हीं एटम्स को रीअरेंज करके ही बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड हमें मिला। ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने कोई आउटसोर्स किया है, कोई नया एटम आउटसोर्स किया है या नया मॉलिक्यूल या नया आप कह सकते हो एलिमेंट। ठीक है, जो कि हमें नया प्रोडक्ट दे रहा है। जो रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एटम्स हैं, ठीक है, वही रीअरेंज होते हैं और नया प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड दोनों ऐड होके कुछ नया सम दे रहे होते वेट का। मान लो ये x ग्राम होता तो ये y ग्राम होता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेट जो है वो क्या हुआ, दैट इज सेम प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंट इज डन इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े। चलो इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate carbon dioxide and water. In an experiment, (5.3 gram) of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form
8.2 gram of sodium. Ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Show that this data verifies law of conservation of mass. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ इथेनोइक एसिड, यानी सोडियम कार्बोनेट है और वो इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर, ठीक है, इथेनोइक एसिड, और क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बन, यानी ये कितना लिया गया, 5.3 ग्राम, और उसको 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराया गया, तो 8.2 ग्राम इथेनोएट मिला, सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 0.9 ग्राम वाटर मिला। तो ये कह रहा है कि ये शो करो, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल जो रिएक्शन कराया गया है उसमें जो वैल्यूज ली गई हैं रिएक्टेंट्स की और जो बन के रेडी हुआ है प्रोडक्ट उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दी गई है, तो क्या प्रूफ करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो अब देखो रिएक्टेंट साइड में ऐड करो, कितना आ रहा है, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना हो गया, 11.3 ग्राम टोटल। और प्रोडक्ट साइड में तीनों को जितने हैं सबको ऐड करो तो देखो कितना हो रहा है, 9 2 11 2 13, 1 9 2 11, दैट इज 11.3 ग्राम, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज फॉलोइंग व्हाट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये डेटा करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यार हो गया।
Ayan, are you there? Ayan, I'm not receiving. My voice is not coming. हेलो, नहीं बेटा यहां से सही है, रीजॉइन कीजिए। यस, अब आवाज आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट सेज कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये जितने रिएक्शंस मैं लिख पा रहा हूं ना, इसको याद, ये सब 10th में यूज होंगे, ये सब 10th में यूज होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आप ही को हेल्प करने वाला है। डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. So what it says, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, okay, is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide formed, which law of chemical combination will you use in solving this problem? ठीक है, तो ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो टूटता है, ब्रेक करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट
इसको जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये कह रहा है जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जा रहा है, मींस कितना किया जा रहा है, 10 ग्राम या 10 ग्राम लिया जा रहा है, तो 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 5.6 ग्राम। तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमें मास कैलकुलेट करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बेटर मेथड नहीं है कोई। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज कि भाई 10 ग्राम will be equal to 5.6 ग्राम प्लस x ग्राम। ठीक है, तो ये x क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, ओके दैट विल बी 10 ग्राम माइनस 5.6 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4, सॉरी, ठीक है, 4.4 ग्राम विल बी देयर, दैट विल बी 4.54 ग्राम। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, is it done? Okay. चलो अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो लॉ था ये प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था। और ये लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नाम से ही लग रहा है कि कुछ कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट है, तो देखो इट सेज व्हाट, अ केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in the same proportion by mass। ठीक है, ये कह रहा है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एक केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट का बना होगा, और ये जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सेम प्रोपोर्शन में ही जुड़े हुए होंगे, साथ में होंगे बाय मास। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, एक वाटर आपने लिया टैप का, एक वाटर लिया आपने रिवर का।
एक वाटर लिया आपने डिस्टिल वाटर, ठीक है। अब जहां से भी तुम वाटर लो, चाहे वो टैप वाटर लो, चाहे वो रिवर वाटर लो, चाहे वो डिस्टिल वाटर लो, इन तीनों वाटर में दो ही एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस और नो? यानी ये सब तरह के वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेगा। ये नहीं आप कहोगे कि भाई ये यहाँ का वाटर है इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, ये वाटर है इसमें जो है ये पाया जाता है। मतलब आप जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल चाहे आप टैप वाटर का लो, चाहे वो आप रिवर का लो, चाहे वो डिस्टिल वाटर लो, उस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। वही समझ में आया? मींस द केमिकल कंपाउंड, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड किसकी बात हो रही है? वाटर की। ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? कंबाइन टुगेदर। अब देखो ये एक रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, तो अगर इनके मास को लोगे रेशियो, यानी कि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2u, ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16u। तो देखो अब यहां पे तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लोगे, यहां पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के मास का, इसका उन दोनों के मास का रेशियो लोगे, तो ये हो जाएगा 2u और ये हो जाएगा 16u। तो देखो क्या रेशियो आया? 1:8। ठीक है। अब यहां पे रिवर का वाटर लोगे, तो यहां पे भी रिवर के वाटर में भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होते हैं, और जब यहां पे भी तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लोगे तो वो 1:8 ही है, बाई मास, उनके मास का रेशियो, नंबर का रेशियो नहीं। क्योंकि अगर तुम नंबर का रेशियो लोगे तो वो 2:1 होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? यहां पे हम किसका रेशियो ले रहे हैं? मास का रेशियो ले रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी उन दो हाइड्रोजन का मास और उस एक ऑक्सीजन का मास, उनका रेशियो। इसी तरह डिस्टिल वाटर लोगे, तो डिस्टिल वाटर का भी फॉर्मूला H2O। तो यहां पे भी क्या है? जब तुम दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मास लोगे, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2u, एक ऑक्सीजन का मास हो गया 16u, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 8 16, तो कितना आ गया? दैट इज 1:2। तो यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मतलब कोई भी, ठीक है, तो वो हमेशा सेम एलिमेंट्स के बने होंगे। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब मैं कोयला जलाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन ऑक्सीजन होता है, और मेरा फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोल जलाता है, कोई चलाता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो जो केमिकल कंपाउंड है जिस एलिमेंट्स का बना है उन्हीं एलिमेंट्स का बना है, और जिन एलिमेंट्स का मास आप लोगे, मतलब वो मास का रेशियो क्या रहेगा? दैट विल बी फिक्स, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स, विदाउट इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होगा, और इन दोनों ऑक्सीजन और एक कार्बन के मास का रेशियो जब लोगे, तो वो किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा हो, कोई भी सोर्स हो, चाहे आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज डिकम्पोज हो रहा है और रेस्पिरेशन के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोयला जला रहे हो चाहे उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आप व्हीकल चला रहे हो, आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो कंबस्ट कर रहा है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो, मींस कोई सा भी कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, कोई सा भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसके कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो फिक्स होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर भी रेशियो, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो लोगे तो वो कितना आएगा? 1:2।
नंबर का, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो 1:2। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इट इज थिंग दैट इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. In another experiment, 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper. Show that these figures verify the law of constant proportion. अब देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमने समझा कि बाई मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसी का एक प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन है, आप कह लो कि अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये कहां पे ये लॉ अप्लाई हो रहा है, इसको हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 1.22 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखो, जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, यानी पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 1.288 ग्राम, यानी कि ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला हमें, कितना मिला, 1.228 ग्राम फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कितना कॉपर मिला, कितने कॉपर से, 1.03 ग्राम से। तो देखो 1.30 ग्राम से 1.228 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 1.03 ग्राम है, कॉपर ऑक्साइड 1.288 ग्राम है, यानी मास में एडिशन हुआ है। तो वो जो मास में एडिशन हुआ है वो कौन देगा, वो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन का मास है वो यहाँ पे मिलके 1.288 ग्राम होगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इधर आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा 1.288 ग्राम माइनस 1.03 ग्राम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, 0.258 ग्राम, यानी इतना ऑक्सीजन आया। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तो हम इसमें देखेंगे ना कि पहले वाले रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड मिला है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अगर आप लोगे तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर है और ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है,
क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस पे अप्लाई होता है? केमिकल कंपाउंड पे। कंपाउंड दो या उससे ज्यादा एलिमेंट पे। तो हम यहाँ पे इसका देखेंगे, ये कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड में, वो तो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखने के लिए हमें ये चाहिए। तो हमने किया मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। यही कह रहा है कि वो केमिकल कंपाउंड बनाने में जो एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे और उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो मास ऑफ कॉपर कितना आया? मास ऑफ कॉपर आया हमारा दैट इज 1.03 और मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन आया हमारा 0.258। तो आप इसका रेशियो लोगे लमसम तो दैट विल कम आउट टू बी 4:1, अप्रॉक्स 4:1। तो पहले केस में हमारा कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो जो आया वो कितना आया? 4:1। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो यहां लेते हैं, ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। और यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया NaOC का रिवर्स, और जिससे क्या मिला? कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो था वो कितना था? 3.672 ग्राम ये था, और जब उसको रिड्यूस किया गया तो 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर मिला। कितना कॉपर मिला? कितना मिला? 2.938 ग्राम। ठीक है, तो अब यहां पे भी क्योंकि कॉपर ऑक्साइड 3.672 ग्राम है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो कॉपर और ऑक्सीजन है उसी का रेशियो लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर अब तो आप यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन यहाँ का रेशियो दे रहे हैं, क्योंकि देखो कॉपर ऑक्साइड का कंबाइंड मास यहाँ पे दिया। यहाँ पे अगर देखोगे नीचे, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का यहां भी कंबाइंड मास था, तो हमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो लेना था इसमें। तो हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, तो ये मास जो बना है कॉपर ऑक्साइड का वो इसी कॉपर और ऑक्सीजन के मास से। तो हमें कॉपर और ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल के अंदर यानी कंपाउंड के अंदर मास का रेशियो चाहिए, तो हम डायरेक्ट ये वाला मास का रेशियो भी ले सकते हैं, क्योंकि यही कॉपर और यही ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि 3.672 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड है वो 2.938 ग्राम कॉपर दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो चलो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा 3.672 माइनस 2.938 ग्राम। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.734 अराउंड। ठीक है, ग्राम। ओके, अब हमें चाहिए क्या? क्योंकि हमें चाहिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां भी रेशियो लेंगे, देखते हैं। तो कॉपर का मास कितना था? 2.938 इज टू ऑक्सीजन का मास कितना आया माइनस करके? 0.734, 7 4 28 अराउंड। ये हो जाएगा अराउंड, दैट विल गिव यू 4:1। तो देखो यहां पे भी रेशियो कितना आ रहा है? 4:1। किसका? कॉपर और ऑक्सीजन का। और यहां भी रेशियो कितना आ रहा है? ठीक है, देखो यहां पे रेशियो कितना आ रहा है? 4:1।
तो यहां से क्या पता चल रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कॉपर ऑक्साइड बनाने में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, तो ये कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो, चाहे देखो दो एक्सपेरिमेंट, दो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट, एक में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और एक में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, मतलब ब्रेकअप हो रहा है कॉपर और ऑक्सीजन में, लेकिन दोनों केसेस में कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर जो कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उनका रेशियो बाय मास क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, प्रोवाइडेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा हो। ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड में जो मास है टोटल, वो राइट हैंड साइड में भी उतना हो, तब जाके हम कॉपर ऑक्साइड के कॉपर और ऑक्सीजन का जब मास का रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, दैट विल बी सेम। तो कॉपर ऑक्साइड कहीं का द रेशियो बाय मास इज सेम। समझ में आ गया? ठीक है, तो कल हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास करूं, तो मैसेज का वेट कीजिएगा। और जो पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं जाना वाना है तो पहले ही बता देना, क्योंकि तुम्हारी क्लास सबसे पहले होती है। बाकी तो 8th में भी रेगुलर स्टूडेंट आ रहे हैं, 10th में भी आ रहे हैं, तो ये रहता है कि वो लोग आएंगे ही आएंगे। तो जो भी कल का हो आप मुझे पहले अपडेट कीजिएगा, अगर क्लास हुई तो वही टाइम है, 4:45 बजे। तो ये मान के चलो कि कल क्लास है, करोगे तो अपडेट करना, कहीं जाना वाना है तो मुझे अब वो भी अपडेट करना, मैं दोनों केसेस में आपको अपडेट करना है मुझे। चलो फिर, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।